हेलो एंड वेलकम टू अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो ऑफ वीएस क्लासेस ऑनलाइन। आप आ चुके हैं वीएस क्लासेस के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। आपको बैकग्राउंड में दिख रहा होगा, आज हम बात करने वाले हैं एमपीपीएससी के यूनिट 10 के बारे में, जो मध्य प्रदेश की जनजातियों के बारे में बात करता है। आज हम पढ़ेंगे कोरकू जनजाति के बारे में, क्योंकि आज ये आपका लेक्चर नंबर है 14। इसके पहले जो भी हमारी क्लासेस हुई हैं, लेक्चर्स हुए हैं, उसमें हमने इंट्रोडक्शन पार्ट, जो सिलेबस है यूनिट 10 का, उसके बारे में हमने बात कर ली है, और कुछ प्रमुख जनजातियां हैं उनके बारे में भी हमने बात कर ली है। जैसे जितने भी पीबीटीजीज हैं आपके मध्य प्रदेश में, जिसमें सहरिया, भारिया और बैगा, ये जो तीन प्रमुख पीबीटीजीज हैं, इनके बारे में हमने बात कर ली है। और इसके साथ साथ ये जो भी नए बच्चे हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, उनको मैं बोलूंगी कि आप शेयर कर दीजिए वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और हमने बहुत सारी और भी जनजातियां पढ़ ली हैं, जिसमें भील वगैरह भी शामिल है। भील, आज हम पढ़ेंगे कोरकू के बारे में। हमारा रह क्या जाएगा, कोल जनजाति के बारे में हमें अभी पढ़ना बाकी है, जो कि हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अब जो भी चीजें मैं आपको पढ़ा रही हूं, अपडेटेड 2026 का रहेगा सब कुछ, ठीक है। आपको सारे करंट अफेयर बताए जाएंगे, प्री और मेंस ओरिएंटेड होगा, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और सेंसस के डाटा पर बेस्ड होगा, यानी पूरा प्रमाणिक अध्ययन आपको करवाने वाले हैं कोरकू जनजाति के बारे में। देखिए, कोरकू जनजाति मध्य प्रदेश की ऐसी जनजातियों में से है जो अगर हम पौराणिक कथाओं की बात करेंगे तो थोड़ा सा इनके उत्पत्ति पर विरोधाभास होता है। जैसे ये लोग, जैसे हम बात कर लेते हैं इनकी जो मान्यता है वो ये है कि महादेव जो है वो सृष्टि के रचयिता हैं, और वहीं साथ साथ ये लोग रावण को अपना वंशज मानते हैं और राजपूतों को अपना पूर्वज मानते हैं। क्या तीन चीजें मैंने बोली, समझिए। क्या पढ़ रहे हैं हम, कोरकू जनजाति के बारे में पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा उनकी उत्पत्ति या उनकी जो मान्यता है, जो वो मानते हैं, उसके बारे में भी जानिए। सबसे पहला मैंने बोला महादेव शिव। शिव भगवान को अपने सृष्टि का रचयिता मानते हैं। ये एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि रावण का वंशज है या रावण को वंशज मानते हैं। तीसरी बात मैंने आपको बताई कि जो राजपूत हैं, राजपूतों को अपना क्या मानते हैं, पूर्वज मानते हैं। यानी आपको पूरी पौराणिक जो कथाएं हैं, कथाएं जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीजों का वर्णन मिलेगा। अब यहाँ पर विरोधाभास कैसे है कि रावण को वंशज भी मानते हैं और महादेव भगवान को, शिव को अपनी सृष्टि का रचयिता मानते हैं। तो यहाँ पर बात क्या आ रही है, देखिए, जब हम भगवान शिव की बात करते हैं तो जो उनका सबसे बड़ा भक्त हुआ है उसे हम रावण बोलते हैं, और इसी एक स्टेटमेंट के कारण हम हो सकता है इसे जस्टिफाई करें, क्योंकि सोर्सेज में ऐसा बताया जाता है कि महादेव के सबसे बड़े भक्त रावण हैं। इसी कारण जो कोरकू जनजाति है मध्य प्रदेश की, वो महादेव को सृष्टि का रचयिता मानती है। अब अच्छा, एक और बात यहाँ पर निकल करके आती है इनकी उत्पत्ति से, कि जो महादेव हैं उन्होंने मिट्टी के पुतले बनाए थे, जिन्हें मुला और मुलई बोला जाता है। जो कोरकू जनजाति है उनमें ये मानना है कि महादेव ने मिट्टी के पुतले बनाए थे, गुड्डे गुड़िया बनाए थे, जिन्हें ये मुला और मुलई बुलाते हैं,
और इनमें भगवान शिव ने जब जान डाली तब उसके बाद से कोरकू जनजाति का क्या हुआ, उत्पत्ति हुई। ये 2-3 कहानियां इनकी उत्पत्ति से, इनके वंशजों और इनके पूर्वज से जा करके जुड़ती हैं। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब वीडियो को एक बार स्टार्ट कर लेते हैं। एकदम डिटेल में आपको ये सारी चीजें समझाने वाली हूँ। इंट्रोडक्शन के बारे में समझ गए। अब बढ़ते हैं, श्रृंखला का पुनरावलोकन कर लेते हैं। यूनिट 10 में संक्षिप्त परिचय मैंने आपको बताया है मध्य प्रदेश की जनजातियों के बारे में, उनकी संस्कृति, कला, संवैधानिक प्रावधान और संस्थाएं। फिर हमने विशेष पीवीटीजीज के बारे में पढ़ा, जिसमें बैगा के बारे में मैंने आपको पढ़ाया। बैगा जो जनजाति है उसमें मंडला, बालाघाट विशेषता, स्थानांतरित कृषि करते हैं बेवर। इन इलाकों में बैगा जनजाति की जो जनसंख्या वो ज्यादा पाई जाती है। भारिया जनजाति के बारे में मैंने आपको पढ़ाया कि पातालकोट के जो पर्वत हैं उसमें किस तरीके से ये लोगों का वास होता है। फिर हमने सहरिया जनजाति के बारे में पढ़ा कि ग्वालियर और चंबल संभाग जो है इनका निवास स्थान है और कुपोषण की समस्या सहरिया जनजाति में ज्यादा पाई जाती है। अब हमने गोंड, भील, कोल बचा हुआ है हमारा, ऐसी प्रमुख जनजातियों का अध्ययन ऑलरेडी कर लिया है। आज का पड़ाव क्या होगा, कोरकू जनजाति के बारे में हम पढ़ेंगे, जो सतपुड़ा की स्वाभिमानी जनजाति मानी जाती है। जो भी जनजाति आप पढ़ेंगे उनके भौगोलिक विस्तार के बारे में जरूर पढ़िएगा। अब मैंने आपको इनकी उत्पत्ति के बारे में एक छोटा सा परिचय दिया थोड़ी देर पहले। अब इनके शब्द के बारे में बात करते हैं। कोरकू जो है उसमें जो कोरकू है, कोर जो है वो कोरो से बना है, कोरो शब्द से कोर बना है, जिसका अर्थ होता है मानव या मनुष्य। और इसमें जो कु शब्द मौजूद है उसका मतलब ये एक बहुवचन प्रत्यय है। जब हम इनका मेल करते हैं तो निकल करके आता है मनुष्यों का समूह, यानी ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, क्या बताया मैंने, ग्रुप ऑफ पीपल, यानी जिंदा इंसानों के समूह को, या अगर इनका शाब्दिक अर्थ निकालेंगे तो कोरकू का जो अर्थ है वो निकलेगा मनुष्यों का समूह, ग्रुप ऑफ पीपल। अब प्रजातीय समूह की बात करें तो ये किस समूह से आते हैं, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह से आते हैं। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड में घुंघराले बाल, नाक चौड़ी, रंग सांवला रहता है। अब ऐतिहासिक संबंध की यदि बात करें तो स्वयं को राजपूतों का वंशज मानते हैं। ऐतिहासिक रूप से धार के परमार राजाओं और सतपुड़ा के स्थानीय गोंड राजाओं के समकालीन मानते हैं खुद को। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया वही सारी चीजें। अब पर्यावरणीय महत्व की अगर बात करें, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट से देखें अगर, तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो है वहां के प्राचीन निवासी माने जाते हैं कोरकू जनजाति। जो सतपुड़ा का जो श्रृंखला आप देखेंगे तो वहां के बहुत प्राचीनतम निवासी माने गए हैं कोरकू जनजाति, जिन्हें दुर्गम क्षेत्र की पारिस्थितिकी को सदियों से संरक्षित रखा है। जो भी ये इस जगह की जो परंपरा है उसे संरक्षित रखने के लिए हम कोरकू जनजाति को क्रेडिट दे सकते हैं। तो आपको उत्पत्ति के बारे में पता चला, फिर आपको शब्द के बारे में पता चला। अब बात करते हैं भौगोलिक वितरण और इनकी उपशाखाओं के बारे में। जो इसमें देखिए कुछ अलग अलग इनकी उपशाखाएं होती हैं। अगर बात करें हम इनके निवास स्थान की तो बैतुल संस्कृति का मुख्य केंद्र है। बैतुल में कोरकू जनजाति ज्यादा पाई जाती है। इसके अलावा खंडवा, हरदा, बुरहानपुर, बैतुल, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा में आपको याद रखना होगा, छिंदवाड़ा में पातालकोट है। पातालकोट सहरिया जनजाति से भी जुड़ा हुआ है। फिर सिवनी, ये कुछ इलाके हैं जहां पर कोरकू जनजाति पाई जाती है और बैतुल जो है वो संस्कृति का इनके मुख्य केंद्र माना गया है। अब उपशाखाओं की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आते हैं राजकोरकू। राजकोरकू मतलब भूस्वामी, जो उच्च सामाजिक स्थिति में रहते हैं, जो अमीर होते हैं, जो थोड़े उच्च वर्ग के होते हैं, उन्हें राजकोरकू कहा जाता है।
इनके बाद आते हैं दूसरे स्थान पर पोथरिया या पथरिया, जो सामान्य कृषक या मजदूर वर्ग होते हैं। पहला वर्ग राजकोरकू जो उच्च वर्ग होगा, दूसरा आता है निम्न वर्ग जिन्हें पोथरिया या पथरिया बोलते हैं, और ये सामान्य कृषक वर्ग या मजदूर वर्ग होते हैं। इनके बाद दुलरिया या रूमा, ये दो और है। दुलरिया जो है हरदा खंडवा निवासी हैं, जो हरदा और खंडवा में जो निवासी हैं कोरकू, उन्हें क्या बुलाया जाता है? उन्हें दुलारिया बोला जाता है। वहीं अमरावती और महाराष्ट्र की सीमा से जो लगा हुआ है, ठीक है, इसे रूमा बोला जाता है। यहाँ के जो उपशाखा है कोरकू की, उन्हें रूमा बोला जाता है। बैतूल जिले को कोरकू संस्कृति का हृदय स्थल भी माना जाता है, ये आप नोट कर लेंगे। बहुत आसान सी बात थी, समझ में आया? अब देखिए यहां पर आपको एक और चीज समझनी होगी, जनसंख्या के बारे में इनके समझना होगा, इनका जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल है वो समझना होगा। इनकी जो कुल जनसंख्या जब हम बात करते हैं तो मान लीजिए 10.2 लाख इनकी जनसंख्या है, 10.2 लाख इनकी पॉपुलेशन है। ओवरऑल पॉपुलेशन की यदि हम बात करते हैं तो 6.7 क्या है? जनजातीय प्रतिशत में राज्य की कुल जनजातीय जनसंख्या का, यानी जितनी भी जनजातीय जनसंख्या है उसमें 6.7% का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कोरकू जनजाति का है। यानी पूरी जनजातीय जनसंख्या में 6.7% ऑफ द पॉपुलेशन कोरकू जनजाति का है। लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो की अगर बात करेंगे कि प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं कोरकू जनजाति में, तो बहुत 796 है, जो संतुलित दिखाता है। अगर साक्षरता दर की बात करेंगे तो महिला शिक्षा दर जब आप कोरकू जनजाति का देखेंगे तो आधुनिक समय में वृद्धि हो रही है, 52.4%। ये इनका लिटरेसी रेट है महिलाओं का, जो कि अब बढ़ता हुआ ग्राफ इनका दिख रहा है। अब कोरकू समाज का 976 जो है 976 लिंगानुपात उनके समाज में महिलाओं को प्राप्त उच्च सम्मान और लैंगिक समानता का परिचायक है। यानी महिलाओं को समान अवसर दिए गए हैं, आप लिंगानुपात में भी देख सकते हैं और साक्षरता दर में भी आपको दिख सकता है कि महिलाओं को यहाँ पर बराबर सम्मान, पढ़ने लिखने का अधिकार दिया जा रहा है। ये आपको जनसंख्या या डेमोग्राफिक प्रोफाइल के बारे में समझ आया। जब इनकी भाषा, बोली या शारीरिक विशेषता की बात करें तो क्योंकि ये द्रविडियन समूह से आते हैं, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड से आते हैं, तो मैंने आपको बता दिया है। भाषा और लिपि की बात करें तो जो द्रविड़ परिवार है वहां गोंडी भाषा बोली जाती है, इंडो आर्यन परिवार में भीली भाषा बोली जाती है, ऑस्ट्रो एशियाटिक में मुंडा और उसमें जो ये परिवार है वहां पर कोरकू भाषा बोली जाती है। देवनागरी लिपि का प्रयोग भी ये लोग करते हैं। यूनेस्को द्वारा वल्नरेबल, संकटग्रस्त घोषित किया है इनकी भाषा को, जिसे बचाने की जरूरत है। शारीरिक विशेषता की यदि बात करते हैं तो इनका जो कद है वो मध्यम से छोटा रहता है, यानी हाइट छोटी होती है, बाल काले और लहरदार होते हैं, त्वचा गहरी भूरा और काला होता है, जो होंठ होते हैं वो मोटे और नाक चौड़ी या चपटी होती है। ये इनकी शारीरिक विशेषता के बारे में बात हो गई। मध्य प्रदेश की एकमात्र देखिए प्रमुख जनजाति जो मुंडा ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से संबंधित है। क्या बताया आपको? बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट एमपीपीएससी का पता चला, जो मध्य प्रदेश की एकमात्र ऐसी जनजाति है कोरकू जनजाति जो मुंडा परिवार के ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से संबंध रखती है, वो कोरकू जनजाति है। चलिए अब देखिए सामाजिक संगठन देखते हैं या इनकी गोत्र व्यवस्था यानी सोशल स्ट्रक्चर इनका कैसा है। सोशल स्ट्रक्चर की बात करें तो सामाजिक जो इनका संगठन है पितृसत्तात्मक है। अब तक आपने इतने लेक्चर्स देखे होंगे
जनजातियों के बारे में मैंने आपको पढ़ाया होगा, आप इस शब्द से बहुत अच्छे से परिचित हो चुके होंगे कि पैट्रियार्की शब्द जो है वो क्या होता है, फेमिनिज्म क्या होता है, स्टीरियोटाइप्स क्या होता है, पितृसत्तात्मक। फिर भी मैं बताती हूँ, समाज में जब पितृवंशीय परिवार या मुखिया परिवार का वरिष्ठ पुरुष होता है, जहां पर पुरुष मुखिया होगा और परिवार का संचालन करेगा, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा पितृसत्तात्मक। दूसरा, इनके परिवार का जो स्वरूप होता है वो मूल रूप से संयुक्त परिवार होता है। ये संयुक्त परिवार की जब हम बात करते हैं तो ये पहले की बात है। यदि हम इनके परिवार स्वरूप की अभी बात करेंगे तो वो बदलता हुआ दिख रहा है, यानी जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट हो रहा है इनका परिवार, यानी संयुक्त परिवार से एकाकी परिवार की ओर संक्रमण हो रहा है। तीसरा, महिलाओं की स्थिति की यदि बात करते हैं, महिलाओं की स्थिति की यदि बात करें तो पितृसत्तात्मक ढांचे के बावजूद महिलाओं की राय विवाह और आर्थिक निर्णयों में सर्वोपरि मानी जाती है, यानी समाज इनका पितृसत्तात्मक है। जो भी घर का संचालन है वो पुरुष करेंगे, सारे प्रमुख निर्णय जो है वो पुरुष लेंगे, लेकिन फिर भी जब भी कोई आर्थिक कुछ बात चलेगी या विवाह को लेकर के परिवार में बात होगी तो महिलाओं से उनका मत मांगा जाएगा, उनका भी निर्णय शामिल किया जाता है। ये इनके सामाजिक संगठन की बात हो गई जिसमें परिवार पितृसत्तात्मक होता है, परिवार का स्वरूप जॉइंट से अब एकाकी में जा रहा है, यानी न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट हो रहा है। तीसरा, हमने देखा महिलाओं की स्थिति काफी ज्यादा बेहतर है, साक्षरता दर में भी आपने देख लिया होगा, और उसके साथ साथ आपने फिर बाकी के डेटा जो आपने देखे सेक्स रेशियो में उसमें भी आपको दिख गया होगा। गोत्र व्यवस्था की यदि हम बात करें तो टोटेमवाद इसमें आपको दिखेगा, एनिमिज्म दिखेगा, ठीक है। कोरकू गोत्रों को किलास कहते हैं। कोरकू के जो अलग अलग गोत्र होते हैं उसमें उन्हें किलास बोला जाता है। प्रकृति आधारित गोत्र है इसमें कासडा, जाम्बू, सेलू। पशु पक्षी वनस्पति पर आधारित ये इनके गोत्रों के नाम हैं। अब इसमें निषेध क्या है, कुछ ऐसी चीज भी तो है जो इनकी जनजाति में मना है, वो है अपने गोत्र के चिन्ह को नुकसान पहुंचाना या खाना महापाप माना जाता है, यानी किसी चीज पर उसे उकेर करके और फिर उस चीज को खा लेना, या फिर गोत्र का जो चिन्ह है उसे नुकसान पहुंचाना, ये पूरी तरीके से निषेध है। संपत्ति पे पिता से पुत्रों में समान रूप से हस्तांतरित होता है, पूरी संपत्ति पिता से फिर पुत्र को चली जाती है। सामाजिक संगठन 3 चीजें, गोत्र व्यवस्था में 4 प्रमुख चीजें समझ में आई। अब इनकी विवाह प्रणाली देखिए, और उसके बाद से इनमें एक प्रथा होती है, मैरिज सिस्टम होता है जिसे हम दापा प्रथा बोलते हैं। प्रमुख विवाहों की पद्धति की यदि बात करें तो 4 हैं, जिसमें लमनाई विवाह होता है, चितोड़ा विवाह होता है, हट विवाह होता है और लमझना विवाह होता है। लमनाई विवाह में वर वधु की आपसी सहमति से होता है। लमझना विवाह जब बोलेंगे तो ये सेवा विवाह होता है। सेवा विवाह यानी जब वर जो है वधु मूल्य नहीं चुका पाता, ये आपने बाकी जनजातियों में भी देखा होगा, जब मैंने आपको भील पढ़ाया होगा उसमें भी आपको ये दिखा होगा, जिसमें जब जो वर है वो वधु मूल्य नहीं चुका पाता है तो वो अपने जो वाइफ है, जो ससुर है, उनके घर पर रहकर उनकी सेवा करता है, जिसके बाद विवाह करवाया जाता है। तीसरा है हठ विवाह, यानी लड़की का जबरन लड़के के घर जाकर रहना। लड़की जो है वो द्वार से प्रवेश करती है, घर में बैठ जाती है और अड़ जाती है, और उसे ही बोला जाता है हठ विवाह। तब जाकर के यहाँ पर विवाह करा दिया जाता है, कितने ही दिन तक किसी महिला को घर में अविवाहित बैठाएंगे। फिर चितोड़ा विवाह, यानी राजीनामा या समझौते का विवाह। यहाँ पर आपसी जो है मेलजोल से बात की जाती है कि चलो विवाह करना है, फिर उसके बाद से राजीनामा या समझौते की तरह एक विवाह करवा दिया जाता है, जिसे बोला जाता है कोरकू जनजाति में चितोड़ा विवाह। ये इनकी प्रमुख विवाह की पद्धतियां हैं, प्रमुख विवाह पद्धतियां हैं।
अब अत्यंत महत्वपूर्ण जो है वो ब्राइड प्राइज के बारे में बात करते हैं, दापा प्रथा के बारे में बात करते हैं। जो कोरकू समाज है उसमें लड़के वाले क्या करते हैं, लड़की के परिवार को आर्थिक मुआवजा या सामग्री देते हैं जिसे दापा कहा जाता है। कोरकू जनजाति मध्य प्रदेश की जब भी आप पढ़ेंगे तो सतपुड़ा याद रखेंगे और दूसरा दापा प्रथा याद रखेंगे। दापा प्रथा यानी जब जो लड़के का परिवार है वो लड़की के परिवार को आर्थिक मुआवजा या सामग्री देता है तो उसे दापा बोला जाता है, याद रख लेंगे। बहुत एक दो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको डिटेल्स भी बताई जा रही हैं लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो जानने लायक है तो आपको वो भी जान लेना होगा। इनके रिलीजियस बिलीव्स के बारे में जब हम बात करें और इनके देवी देवताओं के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले प्रकृति की पूजा करते हैं, हिंदू धर्म की जैसी मान्यता है, आदिम जीववाद है और उसी का समन्वय यहाँ पर आपको दिखेगा। आदिम जीववाद यानी एनिमिज्म, हर जो चीज है इंसानों के अलावा पेड़ पौधे हैं, पत्ते हैं, उनमें भी क्या होता है, जान होता है, ऐसी इनकी मान्यता है। अब महादेव और शिव, यहाँ पर ये लोग जो कोरकू जनजाति है मध्य प्रदेश की, वो महादेव के परम भक्त माने गए हैं। जिस तरीके से हमने रावण के बारे में पढ़ा और उसमें देखा कि रावण जो है वो महादेव को बहुत पूजते थे। अब क्योंकि कोरकू स्वयं को वंशज मान रहे हैं रावण का, तो वो भी शिव भगवान के परम भक्त माने गए हैं। पंचमढ़ी के चौरागढ़ को अत्यंत पवित्र स्थल मानते हैं और सतपुड़ा की लाल मिट्टी से प्रथम मानव की रचना हुई है, ऐसी इनकी मान्यता है, जिसका नाम मैंने आपको बताया मुला और मुलई। क्या बताया मैंने, महादेव के परम भक्त होते हैं और इनकी मान्यता है कि सतपुड़ा की जो लाल मिट्टी है वहां से, उस मिट्टी से मानव की, प्रथम मानव की रचना महादेव ने की है। अब बात करते हैं रावण और मेघनाद की। ये जो आप नाम पढ़ रहे हैं ये सब कुछ इस जनजाति से ही जुड़ा हुआ है, अत्यंत विशिष्ट है। देखिए, कोरकू समाज मेघनाद और रावण को पूजनीय मानता है। मेघनाद शक्ति व कला का प्रतीक है, ये इनके वंशज हो गए, लेकिन जो मेघनाद हैं उन्हें कल्चर या फिर पावर का क्या मानते हैं, एक प्रतीक मानते हैं। डोंगर देव, ये पहाड़ों के देवता होते हैं इनके, ये जो देवता है डोंगर देव, ये पहाड़ों के देवता माने गए हैं। फिर एक देव आते हैं मुठुआ देव, जो ग्राम रक्षक देवता माने जाते हैं, जो गांवों की जो सीमा है उसे स्थापित रखते हैं, वहां पर उनकी रक्षा करते हैं, गांवों की सीमा की रक्षा करते हैं। ये चार इनके देव जिन्हें ये लोग पूजते हैं और इनका धार्मिक अटूट विश्वास है, जिनमें महादेव शिव भगवान, रावण और मेघनाद, डोंगर देव पहाड़ों के देवता और मुठुआ देव। अब कुछ चीजें और फैक्ट रह गई, जल्दी जल्दी देखते हैं। प्रमुख पर्व एवं त्योहार, सबसे पहले सावन मास का त्योहार है हरियोरी, जो हरियाली के आगमन पर मनाया जाने वाला कृषि उत्सव है। सावन मास में मनाया जाने वाला हरियोरी, जो हरियाली के आगमन पर मनाया जाने वाला कृषि उत्सव है। दूसरा है, ये प्रथम था, चलिए ठीक है, प्रथम सावन मास का, दूसरा सावन भादों में मनाया जाता है जिसे जिरोती बोलते हैं, जो भित्ति चित्रकला और धार्मिक उत्सव का त्योहार है। तीसरा कृषि काल, पूरा जो काल है, जो भी कृषि की जाती है उस पूरे काल की पूजा करते हैं, जिसमें बैलों की पूजा का त्योहार बोला जाता है इसे, और पशुओं के प्रति कृतज्ञता दिखाई जाती है। जो भी पशुओं को किसान अपने साथ रखते हैं या कृषि के समय उनका काम लेते हैं, उन पशुओं को ये लोग पूजते हैं और बहुत ज्यादा पूजते हैं। इसी कारण बोला जाता है कि कोरकू जनजाति एनिमिज्म पर विश्वास रखती है। फिर कुंवार मास का एक इनका जो त्योहार है जिसे देव दुशहरी बोलते हैं, और इसमें मेघनाद की विशेष पूजा का उत्सव यह है, मेघनाद की विशेष पूजा करते हैं। पांचवा है चैत मास का त्योहार जिसे होली या फगवा बोलते हैं। सबसे बड़ा आंदोलन उत्सव है, सामूहिक नृत्य का अवसर इसी में मिलता है।
होली के त्योहार में मनाया जाने वाला चैत मास में जो त्योहार है, सामूहिक नृत्य का अवसर इसमें मिलता है। पहला सावन मास का त्योहार है जिसे हरियोरी बोलते हैं। दूसरा सावन भादों में मनाया जाने वाला पर्व है जिसे जिरौती बोलते हैं। पूरे कृषि काल को सेलिब्रेट करने वाला एक त्योहार जिसे पोल्या बोला जाता है। चौथा कुंवार मास में मनाया जाने वाला त्योहार जिसे देव दुशहरी बोला जाता है। इसमें मेघनाथ की विशेष पूजा होती है। मेघनाथ इनके देवताओं में से एक हैं। फिर पांचवा है चैत मास में मनाया जाने वाला त्योहार जो होली में मनाया जाता है, जिसे ये लोग फगवा बोलते हैं। उसमें सामूहिक नृत्य का अवसर मिलता है। ये इनके प्रमुख पर्व की बात हो गई। अगला देखिए, जीवन संस्कार एवं सिडोली प्रथा, लाइफ रिचुअल्स एंड सिडोली। जन्म संस्कार 5वें या 6ठे दिन ही हो जाता है कोरकू जनजाति में। जन्म संस्कार जिसमें कुछ बड़ा पर्व मनाया जाता है, सेलिब्रेट करते हैं ये लोग आपस में, जिसे छठी बोला जाता है। मृत्यु संस्कार की बात करें तो मृत्यु संस्कार में एक प्रथा होती है जिसे सुडोली ट्रेडिशन बोला जाता है। कोरकू जनजाति की सबसे विशिष्ट पहचान यही है। इसमें क्या होता है, दफन प्रथा होती है। कोरकू शव को जलाते नहीं बल्कि दफनाते हैं। जो कोरकू जनजाति है वो शव को अग्नि नहीं देते हैं बल्कि उसे दफन करते हैं। दूसरा सामूहिक मृत्यु भोज। मृत्यु के बाद आर्थिक स्थिति ठीक होने पर यदि उस परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो जब स्थिति सही होती है तो वो पूरे गांव को मृत्यु भोज खिलाते हैं या मृत्यु भोज पर दावत देते हैं। तीसरा स्तंभ स्थापना, यानी जब जिसके भी घर मृत्यु हुई है, मृतक की स्मृति में सागौन या महुआ की जो लकड़ी होती है उसका क्या करते हैं, नक्काशीदार एक स्तंभ खड़ा किया जाता है उनकी याद में, जिसे सिडोली काष्ठ स्तंभ बोला जाता है। जो आपने यहाँ पर सिडोली ट्रेडिशन के बारे में बात किया वो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा। इसमें नक्काशी की जाती है। ये सागौन या मैंने आपको क्या बताया, महुआ की लकड़ी का बना होता है और मृतक के घर में ये ऐसा बनाया जाता है। पांचवा नामकरण। इस काष्ठ स्तंभ को सिडोली स्तंभ या गाथा भी कहा जाता है। मृत्यु संस्कार होता है। जन्म संस्कार की बात करें तो 5वें या 6ठे दिन मनाया जाता है। मृत्यु के बाद दफनाने की प्रथा इनके में है। सिडोली याद रखिएगा, दापा प्रथा याद रखिएगा। दो कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला क्या, सिडोली और दापा प्रथा। जितनी भी जनजातियां मैंने आपको पढ़ाई है उसमें बहुत सारी चीजें सेम है, पर जो चीज अलग है, पूरा कंपैरेटिव टेबल भी आपको पढ़ाया जाएगा ये जनजातियां जब कंप्लीट हो जाएंगी तब, लेकिन उसके पहले जो कुछ भी आपको अलग दिखता है हर जनजाति में उसको अलग से नोट करते जाइए। अब इनके आर्थिक जीवन के बारे में बात करें तो इनके यहाँ जो कृषि होती है वो स्थानांतरित कृषि कहलाती है। आपने हर जनजाति के बारे में पढ़ा होगा। मुख्य फसलें कोदो, कुटकी, ज्वार, मक्का और धान, यानी मोटे जो अनाज होते हैं वो मुख्य फसलें हैं इनकी। वन आधारित आजीविका की अगर बात करेंगे तो महुआ के फूल इकट्ठा करते हैं, चिरौंजी, तेंदु पत्ता संग्रहण और शहद निकालना, ये हर जनजाति में आपने देखा है। फिर पारंपरिक व्यवसाय की बात करें तो कोरकू अत्यंत उत्कृष्ट कष्ट शिल्प यानी वुड कार्वर्स और बांस शिल्पकार होते हैं जो सिडोली स्तंभों में दिखाई देता है। ये जो स्तंभ आपने अभी देखा, ये जो कला है एक ऐसा बनाना नक्काशी करके, और ये आपको दिखेगा इनके कामों में, इनके स्पेशलिटी होती है ये इनका क्राफ्ट का काम रहता है। तो ये इनके आर्थिक जीवन की बात हो गई कृषि से, और फिर कुछ वनोपज संग्रहण करते हैं और पारंपरिक व्यवसाय के बारे में बात कर ली गई। खान पान की यदि बात करें तो स्टेपल डाइट रहता है इनका, यानी इनका मुख्य भोजन पेज रहता है। पेज मोटे अनाज को पीस करके कुछ पेय पदार्थ बनाया जाता है जिसे ये लोग पेज बोलते हैं, और धार्मिक अवसरों पर महुआ का मदिरा अनिवार्य माना जाता है। वेशभूषा की यदि बात करें तो पुरुष साधारण धोती, बंडी और सिर पर साफा, वहीं महिलाएं सूती साड़ियां पहनती हैं। मराठी और राजपूती शैली का मिश्रण आपको इनकी साड़ियों में दिखेगा। आभूषण की बात करें तो महिलाएं चांदी, रांगा, गिलट के भारी भारी आभूषण पहनती हैं और हाथों में गोदना टैटू गुदवाना अनिवार्य है। गोदना अभी आपको बताने की जरूरत है।
आप इसके पहले के लेक्चर्स जब डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में पूरा सब कुछ पता चल जाएगा। अब पेज मध्य प्रदेश की जनजातियों का एक अत्यंत जो पौष्टिक और पारंपरिक पेय आधार है। पेज हर जनजाति में पिया जाता है। जो मोटे अनाज को पीस करके जो सूप रहता है वो पिया जाता है। बात कर लेते हैं अब लोक नृत्य, संगीत और कला की। खम्ब स्वांग एमपीपीएससी का पसंदीदा है। ये कुंवर मास में मेघनाथ स्तंभ के चारों ओर किया जाने वाला नाट्य नृत्य है। इसमें कलाकार नाटकीय रूप से स्वांग रचते हैं। इसमें जो भी कलाकार हैं खम्ब स्वांग में वहां पर स्वांग रचते हैं और अपना जो नाटकीय रूप है वो धारण करते हैं। दूसरा है चटकोरा नृत्य। चटकोरा के बारे में आपने सुना होगा पहले भी। कोरकू महिलाओं का अत्यंत प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसमें जो चटकोरा नामक काष्ठ वाद्य यंत्र होता है जो खड़ताल जैसी लकड़ी की टिकिया की जैसा होता है और उसी के थाप पर ये लोग नृत्य करते हैं। एक कोई लकड़ी से बनाया गया कुछ ऐसा आपने देखा होगा टिकिया जैसा रहता है, उसको बजाते हैं और उससे जो थाप निकलती है उस थाप के ताल पर जो महिलाएं हैं वो नृत्य करती हैं, जिसे चटकोरा नृत्य बोला जाता है। कुछ ऐसा दिखता है वो। ठीक है। अब अन्य कला का रूप अगर देखेंगे तो गदली, डंडा नृत्य जो खास तौर पर त्योहारों में किया जाता है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और सिडोली शिल्प कला, ये शिल्प कला याद रखिएगा। चलिए पारंपरिक जनजाति और इनके पंचायतों के बारे में देख लेते हैं थोड़ा बहुत। कोरकू जनजाति अपने समाज का स्वतंत्र आंतरिक कानूनी ढांचा जाति पंचायत होता है, यानी इनका अपना एक पंचायत सिस्टम होता है। पटेल बोलते हैं जो गांव का मुखिया होता है, जो गांव का मुखिया होता है वो पटेल कहलाता है कोरकू जनजाति में। ये पद वंशानुगत होता है और पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी होता है। पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी होता है। मातों की बात करें तो पटेल का प्रमुख सहयोगी होता है और बैठकों का संयोजक करता है। सबसे पहले आते हैं पटेल, दूसरे आते हैं मातो जो इनके सहयोगी होते हैं। इन दोनों के नीचे एक होता है कोटवार और दूसरा होता है परिहार या फिर भूमिका। जो कोतवार होता है वो मैसेंजर होता है गांव का, जो गांव का संदेशवाहक होता है। कोई भी संदेश यदि पटेल ने भेजा है तो वो गांव तक पहुंचाने का काम करता है। दूसरा जो आपने देखा, चौथा आपने देखा भूमिका, वो गांव का धार्मिक अनुष्ठान करता होता है। कोई भी पूजा पाठ की क्रिया होती है तो वो करवाने का काम भूमिका करता है। साथ ही साथ जड़ी बूटी का बहुत ज्यादा जानकार होते हैं, जड़ी बूटियों के बारे में अत्यंत ज्ञानी होते हैं। कोई वाद्य यंत्र हो, ठीक है, या तांत्रिक की बात हो, ये सब कुछ इनको अत्यंत ज्ञान होता है इसके बारे में। सबसे पहले पटेल, फिर मातो। मातो के नीचे दो और काम करते हैं जिन्हें कोटवार बोला जाता है और एक परिहार कहलाते हैं। कोटवार मैसेंजर होंगे गांव के और परिहार जो है वो अनुष्ठान करता होंगे, प्रमुख धार्मिक क्रियाएं करवाएंगे। अब इनकी कुछ प्रमुख चीजें यहाँ पर रह जाती हैं। दो तीन चीजें और हैं जो हमको पढ़नी है, जो डिटेल में हमको समझना पड़ेगा। सबसे पहले आती हैं चैलेंजेस और दूसरा सरकारी योजनाओं के बारे में, यानी कोरकू जनजाति के लिए सरकार ने क्या क्या योजना लेकर के आई है। और कुछ और चीजें हैं जो आपको इसके आगे के लेक्चर्स में पता चलेंगी। और साथ ही साथ इसके बाद जो हम करने वाले हैं वो मेन क्वेश्चंस हैं, यानी हमें सिर्फ अब क्वेश्चन लगाना है। और ये जो आपको योजनाएं दिख रही हैं इसे हमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना होगा। ठीक है, इसके लिए आपको 10-15 मिनट का और एक और लेक्चर मिलेगा, इसका पार्ट सेकंड, वो भी आपको देखना है। आज की जितनी भी चीजें थी आपको आई होप समझ में आ गई होंगी। जितनी भी बेसिक चीजें थी कोरकू जनजाति के बारे में, या जो बड़े कॉन्सेप्ट्स थे इनकी वेशभूषा, इनके देवों के बारे में या इनके वंशजों के बारे में, वो सारा कुछ भी हमने डिस्कस किया है। भौगोलिक वितरण, इनकी उपशाखाएं कौन कौन सी हैं, सब कुछ हमने, इनका जनसांख्यिकी जो स्थिति है, इनका जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल है, इनकी जो प्रमुख प्रथा है या फिर जीवन संस्कार या मृत्यु संस्कार, ये सब कुछ आपके आज के लेक्चर में कंप्लीट हो चुका है।
अब हमारे पास सिर्फ 2-3 चीजें रह जाती हैं पढ़ने के लिए। यदि हम कोरकू जनजाति की बात करते हैं तो सरकारी योजनाएं हैं और कुछ क्वेश्चंस वगैरह हम नेक्स्ट लेक्चर में लगाने वाले हैं। आशा करती हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। मिलती हूँ आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और नोट्स बनाते रहिए।